अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे, शाम में फंसे पाकिस्तानी वापस अपने मुल्क पहुंच गए। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और सिफारती हुकाम ने बैरूत से आने वाले पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया और उन्हें गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा, वजीर आजम की कोशिशों से पाकिस्तानी शहरियों का बैरूत के रास्ते से इनखला मुमकिन हुआ। शाम की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तानी वहां महसूर हो गए थे। वजीर आजम ने पाकिस्तानियों को फौरन वापस लाने की हिदायत की। वजीर आजम का ये इकदाम एक पैगाम था कि दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल में होगा तो उसके पीछे हुकूमत मौजूद है। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर लबनानी वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल में होगा तो उसके पीछे हुकूमत मौजूद होगी। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने पाकिस्तानियों को इस्तकबाल किया और गुलदस्ते भी पेश किए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की कोशिशों से पाकिस्तानियों का बैरूत के रास्ते वापसी मुमकिन हुई। दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल में होगा तो उसके पीछे हुकूमत मौजूद होगी। रहनुमा PTI अलीमा खान ने कहा है, बानी PTI पार्टी क़यादत पर बरहम, योम शुहदा मुकर्रर हो चुका। इस पर बात करें, लोगों को बताएं। बानी PTI ने कहा, तहरीक इंसाफ के कारकुन इतवार के दिन योम शुहदा में शिरकत करें। इतवार वाले दिन योम शुहदा ये मुकर्रर हो चुका है। इतवार वाले दिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कहा है कि आप सब ये दिन मुकर्रर किया, 4 दिन रोक लेंगे, 5 दिन रोक लेंगे, धमकियां दे देंगे, लेकिन शवाहिद भी आ रहे हैं, शवाहिद जमा होना शुरू हो गए। आज नहीं तो कल सब कुछ जाहिर हो जाएगा। अगर PTI बात करना चाहती है तो सो बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं, मगर इन्हें अपने पुराने तौर तरीके तर्क करने होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि आप पुरअमन एहतजाज अल जिहाद मारो के नारों से होता है। PTI के मुतालबात बेतुके हैं, हुकूमत कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही। बर्फ पिघलने की बातें हम आपसे सुन रहे हैं, वैसे हमारे इर्द गिर्द बर्फ पड़ रही है। कोई बात तो शायद इसकी दुरुस्त हो, तो स्पिरिट के साथ अगर बात सुनी जाए और बात कही जाए तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। जो लोग वहाँ से आए वो भी पाकिस्तानी हैं, उनके अंदर अगर बाहर से कुछ लोग आए हैं उनकी निशानदेही भी हो गई है। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने देना चाहिए। पुरअमन इज्तिमा जिसको नाम दिया जाता है कि एक पुरअमन इज्तिमा का हक है, इस्तेकाक है। कोई पुरअमन एहतजाज ऐसा होता है कि जिसमें आप ब्राजीलियन आंसू गैस के शेल भर के चलें, हथियार भर के चलें, कीलों वाले डंडे भर के चलें। अमेरिका की कोई रियासत ये काम करे और चल दौड़े DC पे, वो क्या करेंगे? इसलिए हमें इन चीजों को तर्क करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा है, इस बार अगर मुज़ाकरात होते हैं तो कोई पेश की शर्त नहीं होगी कि इसको पूरा करो तो हम आगे बढ़ेंगे। 15 दिसंबर की कॉल बानी PTI की कॉल है। उन्होंने मुतालबा किया 26 नवंबर वाक़े पर इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। अगर हमारे वर्कर्स पर कुछ साबित होता है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इस मरतबा अगर मुज़ाकरात होंगे तो कोई प्री कंडीशंस नहीं है कि इसको पूरा करो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मुतालबात है और टर्म्स ऑफ कंडीशंस है कि जी इन चीज़ों पे मुज़ाकरात। वो खान साहब की कॉल है, इंशाल्लाह 15 तारीख को। नहीं, सियासत में ये होता ही रहता है, लेकिन देखो मेन मकसद से पीछे नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, अगर मुझसे राब्ता किया गया तो हुकूमत तक अपोजिशन का पैगाम पहुंचा दूंगा। मैं मुज़ाकरात में सहूलतकार का किरदार जरूर अदा करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली का मजीद कहना है कि फैसला करने में मेरा कोई किरदार नहीं होगा। ये मैंडेट हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के पास होगा। हुकूमत और अपोजिशन के पास ये मैंडेट है, वो किस तरह इस मसले को हल करते हैं। अपोजिशन के हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात हो जाएं तो अच्छी बात है। मेरे पास आएंगे तो हुकूमत को बताऊंगा कि ये बात करना चाहते हैं। समझता हूं बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं है।
साबिक वजीर खजाना असद उमर ने कहा है सियासी जमातों के दरमियान बातचीत से मामलात ठीक होंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है। हुकूमत मजबूत नहीं, कच्चे धागे के साथ लटकी हुई है। हुकूमत डिलीवर कर नहीं पा रही, इनसे कोई बयानिया नहीं बन रहा। मेरे इल्म में नहीं कि 9 मई के अंदर फैज हमीद का कोई किरदार है, नहीं लगता। कैसे बानी PTI का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। ख्वाजा आसिफ के बयान से लगता है सारा सियासी बोझ फौज पर ही डाला जाएगा। मेरे तो उसमें इल्म में कोई ऐसा उनका रोल नहीं है। मुझे तो किसी का भी कोई प्लानिंग, कोई मंसूबाबंदी, ना मेरे सामने कोई मीटिंग ऐसी हुई जिसके अंदर ऐसी कोई मंसूबाबंदी हो रही हो। तो जनरल फैज क्या, मुझे तो किसी का भी इस बारे में इल्म नहीं है। जनरल फैज थे, उसके अंदर नहीं थे। वो खुद अभी जो ISPR की प्रेस रिलीज है वो कह रहे हैं कि अभी इसके ऊपर तफ्तीश की जा रही है। अगर मैं सिर्फ फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे सूट करता है फौज को कि इमरान खान का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो। ख्वाजा आसिफ साहब की जो तकरीर है, अगर आप उसको देखें और ओवरऑल जो हिकमत अमली नजर आती है वो ये है कि तमाम का तमाम बोझ जो है वो फौज उठाए। सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 के नतीजे में इक़्तिदार में आई। 8 फरवरी के इलेक्शन को छुपाने के लिए हुकूमत को झूठ बोलने पड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया जिसे कबूल नहीं किया गया। अवाम इस निज़ाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा 26 नवंबर के वाक़यात ने सियासी निज़ाम को आलूदा कर दिया। तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी रविश को तब्दील किया है। सियासतदानों ने रास्ता ना निकाला तो तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठाएगी। फॉर्म 47 के जरिए ये हुकूमत कायम की गई है और आज ये हुकूमत मेजॉरिटी पाकिस्तानी इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझते। ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है कि जब ये हुकूमत बना दी गई तो जो रिजर्व सीट्स थी, भले वो तहरीक इंसाफ का हक थी, जो उनका राइट था वो तो उनको मिलना चाहिए था, वो राइट नहीं दिया गया। फुल कोर्ट ने एक फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने, और इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला इंप्लीमेंट करने से इनकार कर दिया और वो आज तक वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो सका। तो ये जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं, इनको छुपाने के लिए, इनको सही साबित करने के लिए इतने इनको झूठ बोलने पड़ रहे हैं कि वो अब चल नहीं पा रहे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल बंदुखैल ने इस्तफसार किया, अगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि कत्ल का केस अदालत में चलेगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने कोर्ट्स के हवाले से केस की समाअत के दौरान अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल बंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेज में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं उसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार दिया गया, जबकि दूसरे हिस्से में मुल्जिमान की मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी है। मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। जस्टिस बंदुखैल ने रिमार्क्स में कहा कि इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। क्या आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 का सेक्शन 1 गैर मौसर नहीं कर दिया। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A मौजूद होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले में सबसे पहले नकाइस की निशानदेही करें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में वकील की इजाजत होती है। क्या मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को तमाम मवाद फराहम किया जाता है। जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को वकील और तमाम मुतल्लिका मवाद फराहम किया जाता है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। अदालत ने आदिल बाज़ई की डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर उनकी असम्बली रुकनियत बहाल करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात बशारत राजा की इस रिपोर्ट में। आदिल बाज़ई को डी सीट करने का मामला इलेक्शन कमीशन के गले पड़ गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने में नाकाम रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का फैसला कलअदम करार देकर उनको बतौर रुकने असम्बली बहाल कर दिया। आदिल बाज़ई के वकील सरदार तैमूर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक दिन में मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा, अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई। हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए कि हमें मुतल्लिका दस्तावेजात तो दें। जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठाए, रिमार्क्स दिए कि
कि क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं? क्या आप किसी को नहीं मानते? एक शख्स कहता है बयान हल्फी मेरा नहीं, तो इलेक्शन कमीशन तायुन कैसे करता है? इलेक्शन कमीशन ने हकायक का तायुन कैसे किया? कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी कर सके? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखती है? ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। जस्टिस अकील अब्बास ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। जराये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में ज़ेरे इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में ज़ेरे इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन के 21 दिसंबर को होने वाले इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए तजवीज़ किए गए नाम सामने आ गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस आजम खान और शाहरुख अर्जुमंद के नाम तजवीज़ कर दिए। बैरिस्टर गोहर ने काशिफ अली मलिक एडवोकेट का नाम तजवीज़ किया। मेंबर इस्लामाबाद बार जुल्फ़िकार अब्बासी ने कमर सब्जवारी का नाम तजवीज़ किया है। तकसीम हिंद से कबल और 1 सदी से भी पुराना रावलपिंडी का तारीखी लियाकत बाग, जो कभी कंपनी बाग के नाम से मशहूर था, वसीओ अरीज बाग की अहमियत अपनी जगह, लेकिन अगर इसे खूनी बाग कहा जाए तो बेजाना होगा। इक़्तिदार के हसूल के लिए तमाम सियासी जमातों ने यहाँ पावर शो करना फर्ज ऐन समझा। इसी हवाले से मजीद देखते हैं रावलपिंडी से अदील अशरफ की ये रिपोर्ट। बरतानवी राज में इस बाग का नाम कंपनी बाग पड़ा, जहां लॉर्ड डिलीवरी की क़यादत में फौजी मशक़ें हुआ करती थीं। तकसीम हिंद से कबल जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद भी यहाँ खिताब कर चुके हैं। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की शहादत इसी मुकाम पर हुई। इसी वजह से इसका नाम लियाकत बाग रख दिया गया, जबकि इसके खून की प्यास खत्म ना हुई और बेनज़ीर भुट्टो को भी यहाँ शहीद किया गया। तारीखी और सियासी अहमियत के हामिल लियाकत बाग को खूनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो गालिबन वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने 4 मरतबा यहाँ अवामी जलसों से खिताब किया। यहाँ पे जब जलसे वगैरह निकलते हैं, यहाँ पे उनमें रैलियों में लोगों के लिए शामिल होना आसान है, और उसके अलावा यहाँ लीडर्स वगैरह आते हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन करना आसान हो जाता है। खुला एरिया है माशाल्लाह। फ्लैट में क्योंकि बंदा रह के बोर हो जाता है, तो इधर आके खुली फिजा मिलती है, तो आराम से बंदा स्टडी भी कर लेता है और थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। इसके अलावा एक तारीखी ज़ाहिर है, बहुत पुराना है लियाकत बाग। इधर लियाकत बाग न सिर्फ सियासी सरगर्मियों के लिए एक मैदान है, बल्कि फूल और फलदार दरख्तों के साथ परिंदों की अमाजगाह भी है, जबकि शहर के शोरो गुल के बीच एक पुरसकून मकाम भी है। लियाकत बाग में पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने बहुत ही कामयाब जलसे किए, लेकिन देखा गया कि वक्त के 2 ज़ीरक सियासतदानों को इंतहाई बेदर्दी के साथ यहाँ पर शहीद किया गया, जिनके कत्ल का मामला आज तक हल न हो सका। इसकी वजह से खूनी बाग अपने अंदर बहुत से अहम राजों को भी दफन किए हुए है। कैमरामैन फैसल खान के साथ अदील अशरफ, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। मोबाइल सिम्स का गलत इस्तेमाल ताहाल ना रुक सका। मोबाइल सिम्स की बायोमेट्रिक तस्दीक का अमल 2015 में शुरू किया गया। इस इकदाम से काफ़ी हद तक सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल कम तो हुआ, लेकिन अब भी किसी न किसी तरीके से गैर कानूनी फरोख्त का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद से अरशद शाद की ये रिपोर्ट देखिए। मोबाइल सिम्स की फरोख्त इंतहाई हसास अमल है, लेकिन अवामी मकामात और बस अड्डों पर ऐसे बहुत से अफराद नजर आते हैं जो ना तो सर्टिफाइड हैं, ना ही एजेंट्स, मगर बिना रोक टोक सरेआम सिम फरोख्त कर रहे हैं। पब्लिक मकामात पर सिम्स की फरोख्त करने वाले अफराद के पास खरीदार का मुहैया किया गया डाटा महफूज रखने का कोई निजाम नहीं। यही वजह है कि रवा बरस अहम शख्सियात समेत 27 लाख पाकिस्तानी शहरियों का डाटा लीक हुआ। सिम्स फरोख्त करने वाले मजाज एजेंट्स कहते हैं बिना सर्टिफिकेट सिम फरोख्त करना गैर कानूनी है। उनका सर्टिफिकेट होता है हमारे पास, तो उसके अलावा हम सेल नहीं कर सकते। हम रजिस्टर होते हैं उनके पास। हमें सिम मिलती है 250 रुपए की, 300 की सेल होती है, ठीक है, और ये फ्री सेल करते हैं। उनकी सिम चेंज करके दे देते हैं, कन्वर्ट करके दे देते हैं, ये भी गलत है।
फिर वो रोते रहते हैं बेचारे, हमारे पास आते हैं, यार ये हमारी सिम थी, फलानी जगह हमने अंगूठा लगाया तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। गैर कानूनी सिम सेलर्स ने इंकशाफ किया कि खरीदार का डाटा महफूज करने का हमारे पास कोई निजाम नहीं। हम शहरियों को मुफ्त सिम्स देते हैं। फ्रेंचाइज से एक सिम का 120 रुपए कमीशन मिलता है। ये कंपनी की तरफ से हमें फ्री मिल रहा है तो हम कस्टमर को फ्री में देते हैं। कमीशन मिलते हैं इस पे, कमीशन पर सिम पे 120 रुपए 130 रुपए कमीशन। सिम एक्टिवेट करते हैं और दे देते हैं फ्री में, आईडी कार्ड नंबर लगाते हैं। हमारा टारगेट होता है वो पूरा करना होता है। हुकूमत को फिलफौर गैर कानूनी तरीके से सिम्स की फिरोख्त का सिलसिला बंद करना चाहिए। पब्लिक मकामात और बस अड्डों पर चलते फिरते मुफ्त का लालच देकर सिमें फिरोख्त करने वाले अफराद को मुहैया किया गया आपका डाटा गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। शहरियों को चाहिए कि सिर्फ ऑथोराइज्ड एजेंट से ही सिमें खरीदें ताकि आपका डाटा महफूज रहे। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। नामवर खतात राशिद सयाल इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 53 बरस थी। राशिद सयाल ने 2 रस्मुल खत तख्लीक किए जो उर्दू सॉफ्टवेयर का हिस्सा बने। मुल्तान में पैदा होने वाले राशिद सयाल को पाकिस्तान और बैरून मुल्क 4000 से ज़ायद मसाजिद में खताती करने का एजाज़ हासिल है। राशिद सयाल को खत राशिद और खत राशिद अल कलम के नाम से 2 खत ईजाद करने का एजाज़ भी हासिल है जो उर्दू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने सैकड़ों किताबों के सरवर्क भी डिज़ाइन किए। उनके पसमानदिगान में बेवा, 4 बेटियां और 1 बेटा शामिल हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार 56 मुजाहिरीन की पेशी। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर 56 में से 36 को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जबकि बाकी 20 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास खान ने PTI के 24 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार मुजाहिरीन के खिलाफ थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। पुलिस ने 56 मुल्जिमान को पेश किया जिनमें से 36 मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने और 20 मुल्जिमान के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर करते हुए 36 मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जबकि 20 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ खबरें खेलों के मैदान से। जैसन ग्लेस्पी मुस्ताफी। PCB ने आकिब जावेद को रेड बॉल का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जैसन ग्लेस्पी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसन ग्लेस्पी को मुस्ताफी होने की तस्दीक कर दी है। जैसन ग्लेस्पी के मुस्ताफी होने के बाद PCB ने आकिब जावेद को रेड बॉल का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। आकिब जावेद वाइट बॉल के भी अबूरी हेड कोच हैं। PCB के मुताबिक आकिब जावेद की पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी। ज़राए के मुताबिक ग्लेस्पी ने ज़ाती वजूहात की बिना पर जनूबी अफ्रीका न जाने का बोर्ड को बताया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।